बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट हम लोगों ने प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस पढ़ी थी लॉ ऑफ डिमांड की, और हमने मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर और शिफ्ट इन डिमांड कर के बारे में पढ़ा था। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा था कि फर्म डिसीजन और फाइनेंस मिनिस्टर को दोबारा एक्सप्लेन करो। The demand schedule helps the entities plan for the future by analyzing the impact of change in price on the quantity demand at both the national and international level. फर्म डिसीजन ये भी करती है भाई, अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो कितनी को डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अगर हम अपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो अगर हम अपनी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट की प्राइस कम करें तो कितनी को डिमांड ज़्यादा हो सकती है, और अगर हम प्राइस को बढ़ा कर देखें तो कितने को डिमांड ज़्यादा कम हो सकती है। तो फर्म क्या करती है, इस डिमांड से अपनी प्राइस स्ट्रेटेजी सेट करती है। अगर फर्म चाह रही है कि डिमांड ज़्यादा हो जाए तो फर्म डिमांड ज़्यादा करने के लिए प्राइस कम कर देगी। कितनी कम करेगी इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 में बताऊंगा। तो फर्म क्या करती है, डिमांड को प्राइस के साथ सेट कर रही होती है। दो तरीके। नंबर 1, वो ये चेक करती है अगर मैं प्राइस कम करूं डिमांड ज्यादा होती है तो कितनी ज्यादा होती है। और सेकंड, ये भी चेक कर सकती है फर्म डिसीजन मेकिंग डिमांड से, ये भी हो सकती है कि अगर ऑलरेडी मेरी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा चल रही है, अब फर्म इस वक्त पर क्या डिसाइड करेगी कि मुझे प्राइसेस कम कर देनी चाहिए या थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए। क्या करेंगे भाई, ऑलरेडी अगर डिमांड ज्यादा चल रही है मेरी प्रोडक्ट की तो फर्म का डिसीजन क्या होगा, प्राइसेस ज्यादा करे या कम कर दे, ज्यादा कर दे। तो ठीक है, ये फर्म डिसीजन मेकिंग होता है। और ये हम नेशनल लेवल लोकल मार्केट में भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कर सकते हैं। मिसाल के तो हमें पता है कि हर साल जो हमारा फ्रूट है वो बाहर जाता ही जाता है, ठीक है। अच्छा, बाहर के मुमालिक में जो पाकिस्तानी आम हैं, मैंगोज हैं, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। वो हमारे रिलेटिव हैं सऊदीया में, वो बता रहे थे कि हमने एक आम खरीदा, वो एक आम तकरीबन, ये कह लें अगर पाकिस्तानी रुपये की बात करें तो एक आम तकरीबन हमें 1000 रुपये का पड़ा। कितने का पड़ा? 1000 रुपये। यार इसमें तो माशाल्लाह हमारे तो ढेर सारे आम आ जाएंगे। कहते हैं वो जो आम था वो है तो बड़ा बेहतरीन किस्म का, बड़ा सारा आम था, लेकिन अंदर जायका ही नहीं था उसके अंदर। कहता जब पाकिस्तानी आम आते हैं मार्ट में लोगों का रश लग जाता है, वो जैसे आते हैं वो ऐसे सेल हो जाते हैं। उनको पता है इनकी क्वालिटी अच्छी है, सबसे बड़ी बात इनका टेस्ट बहुत ग्रेटफुल है। तो पाकिस्तानी आम की बाहर के मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो सबसे ज़्यादा कीमती वो सेल हो रहे होते हैं। तो बताओ, अगर हमारे प्रोडक्ट प्रोड्यूसर को ये बात समझ लग जाए, वो आम और सस्ते कर देंगे या थोड़े से महंगे करना शुरू कर देंगे? उनको पता है यार जैसे हमने लगना है लोगों ने खरीद के ले जाना है, तो हम सस्ता क्यों खरीदें, सस्ता क्यों बेचें हम फिर हम, ठीक है जी। अब आ जाएं लॉ ऑफ डिमांड फाइनेंस मिनिस्टर को कैसे हेल्प करती है। इट ऑल्सो हेल्प स्टेट इन रेजिंग टैक्सेस। भाई टैक्सेस बढ़ाने के लिए हम लॉ ऑफ डिमांड की मदद लेते हैं। If increase in tax causes the price of a commodity to be increased and decrease demand significantly, उसने कहा हाँ एक बात याद रखना फाइनेंस मिनिस्टर, जज्बात में आके अन्नेवा बहुत ज्यादा टैक्सेस नहीं लगा देने, थोड़े बहुत टैक्सेस लगा देना काम चल जाएगा। लेकिन अगर तुमने टैक्स ज्यादा लगाया ताकि तुम्हारे पास ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए, और तुम बाद में ये मार्केट में ऑब्जर्व करो कि टैक्स के ज्यादा लगने से प्राइसेस बढ़ गई, और अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो डिमांड ज्यादा कम हो जाए, इसका मतलब है बहुत गलत फैसला था उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाने का। लोग अच्छा खासा खरीद रहे थे, तुमने टैक्स लगाया, प्राइसेस इंक्रीज की, ज्यादा लोगों ने उसको खरीदना ही छोड़ दिया। और जब कंज्यूमर चीजें नहीं खरीदेगा, सर प्रोड्यूसर की दुकान बंद होने का डर हो जाएगा। प्रोड्यूसर क्या कोई चीजें नहीं खरीद रहा,
तो प्रोड्यूसर ने कहा लोगों चीज़ें खरीद लो, लोगों ने कहा बड़ी महंगी है। तो प्रोड्यूसर ने कहा यार मैं सस्ता कर नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी मैं सस्ता बेच रहा था, तो गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया जिसकी वजह से मुझे कीमतें बढ़ानी पड़ी। तो अगर हम टैक्स लगाते हैं, टैक्स के लगाने की वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो हम कहेंगे इट विल नॉट वाइज टू इंक्रीज टैक्स एज ओवरऑल अमाउंट ऑफ टैक्सेबल रेवेन्यू वुड रिमेन ऑलमोस्ट द सेम। कहता गवर्नमेंट फायदा क्या हुआ, तुम्हारी इस हरकत से तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा कंज्यूमर को और प्रोड्यूसर को यानी कि मार्केट को तुमने डैमेज कर दिया। कैसे? लोग चीजें खरीद रहे थे, तुमने टैक्स लगा दिया, प्राइस इंक्रीज हुई, अब लोगों ने चीजें ही कम खरीदना शुरू कर दी। जब लोग चीजें ही कम खरीदेंगे तुम्हारे पास टैक्स रेवेन्यू भी तो कम हो जाएगा ना। क्या ख्याल है? पहले लोग ज्यादा चीजें खरीद रहे थे, थोड़ा बहुत टैक्स आ रहा था, जब तुम ज्यादा टैक्स लगाओगे तो लोगों ने चीजें खरीदना छोड़ दी। जब लोग चीजें ही नहीं खरीदेंगे तो टैक्स रेवेन्यू कहां से आएगा तुम्हारे पास? तो जितना तुमने टैक्स कमाया था उतना तुम टैक्स लूज करना शुरू कर दोगे, अल्टीमेटली तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। उल्टा होगा क्या, प्रोड्यूसर बेचारे का बिजनेस कमजोर हो जाएगा और कंज्यूमर चीजें महंगी होने की वजह से छोड़ देगा। तो फाइनेंस में टैक्स लगाओ, लेकिन टैक्स थोड़ा बहुत लगाओ कि थोड़ी बहुत डिमांड कम हो, क्योंकि जब जब टैक्स लगेगा बच्चों तब तब प्राइसेस इंक्रीज होंगी, और अगर प्राइस इंक्रीज होने से थोड़ी सी डिमांड कम हो जाए तो इट्स ओके, खैर कोई मसला नहीं है। कुछ लोगों ने प्रोडक्ट को छोड़ना ही छोड़ना है, लेकिन अगर ज्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब हमें उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाना नहीं चाहिए था। अब देखें कोई मसला आ रहा है तो मुझसे पूछ लें जी। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस में कोई प्रॉब्लम? हाँ नेगेटिव है। जी मेरे बच्चे, और कोई सवाल बच्चों? भाई जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, अगर डिमांड प्राइस की वजह से, अगर डिमांड प्राइस की वजह से चेंज हो तो इसको, अच्छा इसका जो इसकी प्रोनाउंसिएशन सही कर लेना, इसको एंडोजीनियस पढ़ेंगे बच्चे। क्या पढ़ेंगे? पहले एंडो करेंगे फिर जीनियस पढ़ेंगे। जीनियस है ना वो माशाल्लाह बच्चे, एंडोजीनियस। तो इसकी जो सही वाली प्रोनाउंसिएशन होती है इसको सारा जल्दी से पढ़ते हैं, पता नहीं लगता कोई आग है जिसके वो जल्दी से गुजरना है। इसको पढ़ते हैं एंडोजीनस। क्या पढ़ते हैं? एंडोजीनस फैक्टर। तो एंडोजीनस फैक्टर वो फैक्टर होता है जो प्राइस के चेंज होने से डिमांड अगर चेंज हो, प्राइस के चेंज होने से अगर डिमांड चेंज हो, वो एंडोजीनस फैक्टर कहते हैं, अपना फैक्टर, प्राइस फैक्टर। और नॉन प्राइस फैक्टर क्या कहता है? एक्सोजीनस कहते हैं, बाहर वाला फैक्टर। एंडोजीनस इंटरनल फैक्टर, और डिमांड का इंटरनल फैक्टर प्राइस ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग। एक्सोजीनस एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर कौन है? जो प्राइस नहीं है, यानी कि नॉन प्राइस फैक्टर सारे के सारे एक्सोजीनस फैक्टर है। खैर एग्जामिनर आज तक तो आई कि आपने कभी पूछा नहीं है, लेकिन मैंने एहतियातन लिखा हुआ है ताकि अगर कभी पूछ ले तो इन दो फैक्टर के कम से कम नाम पता हो और इनकी नेचर पता हो। तो एंडोजीनस फैक्टर इंटरनल फैक्टर, और लॉ ऑफ डिमांड में इंटरनल फैक्टर कौन है? प्राइस। एक्सोजीनस फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर, और लॉ ऑफ डिमांड में एक्सटर्नल फैक्टर कौन है? नॉन प्राइस फैक्टर। वो इनकम, पॉपुलेशन, एडवर्टीजमेंट, सारी की सारी कहानी आ गई। यहां तक कोई सवाल किससे का कोई हो? कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन जी। किसकी वजह से? टेस्ट की वजह से डिमांड कैसे चेंज हो जाती है? अभी मैं चेंज करके दिखाता हूं, देखिए अभी की अभी हो जानी है। भाई आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आप एक रेस्टोरेंट में क्या करने गए? क्या करने गए? खाना खाने गए। भाई क्या खाना खाया आपने उस रेस्टोरेंट से? आप ABC रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। भाई क्या खाना खाया आपने? भाई प्लीज उसको समझाने दे। राइस खाए। राइस तो नहीं खा लिया कहीं? राइस राइस राइस, फर्क वैसे थोड़ा ही है, ये खाया या ये खाया। अच्छा हो, वाह, वो कह रहा है सर राइस राइस करके खाए, ज्यादा वाले खाए, वाह बहुत अच्छे। अच्छा भाई आपने राइस खाए, आपने वहां से राइस खाए, मान लिया आपने वहां से बिरयानी ली और फुल प्लेट ले ली जज्बात में आके, आज तो इंशाल्लाह बिरयानी की खैर कोई नहीं, ठीक है, आज तो मैंने जज्बात में आके सारी बिरयानी खा लेनी है और हो सकता है प्लेट भी खा जाऊं, ठीक है जी। तो आपने जैसे बिरयानी मंगवाई, मान ले 500 पर प्लेट थी, जैसे ही आपने यहाँ से बिरयानी
मंगवाई और पहला स्पून लिया, इंतहाई स्पाइसी और इंतहाई फजूल। अब बताएं आपका क्या रिएक्शन होगा? यार ये मैं कहां पर आ गया, और अब मैं तो खा बैठा, अब मैं वापस करवा नहीं सकता। तो आप क्या करेंगे? सर छोड़ेंगे उसको? नहीं, खाया नहीं जा रहा तो छोड़ना भी नहीं है। हमने कहा यार ये इतने स्पाइसी, आपने कहा भाई 2 दही के प्याले लेकर आ, ठीक है। वैसे तो मेरा इतना जिगरा नहीं है कि इसको मैं खा पी सकूं, तो दही के साथ हो सकता है, पैसे तो पूरे करने हैं ना, छोड़ सकते हैं नहीं है। तो आपने यहां से खाना खाया ABC रेस्टोरेंट से, तो आपका एक्सपीरियंस नहायत फजूल रहा है ना। दोबारा जाएंगे यहां पे? टेस्ट था इनका, टेस्ट ना होने की वजह से इनकी आहिस्ता आहिस्ता डिमांड कम हो जाएगी। और आपने एक फर्दर किसी और रेस्टोरेंट से राइस खाए, चावल खाए, सर उनका टेस्ट लेवल का टेस्ट था। टेस्ट क्या था? लेवल का टेस्ट था। सर आप खुद भी जाएंगे, अपने दोस्तों को भी लेके जाएंगे और सबको रिकमेंड भी करेंगे। बताओ टेस्ट की वजह से डिमांड ज्यादा हुई या नहीं हुई? और टेस्ट खराब होने की वजह से डिमांड कम हुई या नहीं हुई? हुई ना? और कोई सवाल? जी बच्चों, नो मोर क्वेश्चन, आगे चलें फिर? यहां तक सब क्लियर? क्वांटिटी डिमांड में और डिमांड में बज़ाहिर अगर मुझसे सिंगल लफ्ज पूछोगे ना, तो मैं कहूँगा कोई डिफरेंस नहीं है। क्वांटिटी डिमांड में और डिमांड में कोई फ़र्क नहीं है। क्वांटिटी डिमांड कह लो या डिमांड कह लो। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट के हवाले से पूछेंगे, सर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड में क्या फ़र्क है, तो फिर मैं ये कहूँगा जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है वो प्राइस के साथ होती है, जो चेंज इन डिमांड होती है वो नॉन प्राइस के साथ होती है। और अगर अब बहुत ही इकोनॉमिक्स खेलनी है तो क्वांटिटी डिमांड का वर्ड हमेशा प्राइस के लिए होता है और डिमांड का वर्ड हमेशा नॉन प्राइस के लिए होता है, अगर आपने बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक्स खेलनी है तो। वरना आम बंदे के लिए डिमांड कह दे या क्वांटिटी डिमांड कह दे, भाई एक ही चीज़ है, सही है। लेकिन डिमांड का वर्ड यूज़ करते हैं शिफ्ट के लिए और क्वांटिटी डिमांड का वर्ड यूज़ करते हैं प्राइस फैक्टर के लिए, ठीक। बच्चों, क्या हमने मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर पढ़ ली और हमने शिफ्ट इन डिमांड कर पढ़ ली थी? नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने पढ़ा दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि टॉपिक आ गया तो बुक से भी ज़रा बता दूं। कहता वो वाले फैक्टर बताएं जिससे डिमांड कर में क्या आता है। आपको पता है चेंज इन डिमांड का दूसरा नाम शिफ्ट इन डिमांड ही होता है ना? पता है ना आपको? चेंज इन डिमांड का दूसरा नाम शिफ्ट इन डिमांड होता है और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का दूसरा नाम मूवमेंट होता है। मूवमेंट होती है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बताएं किन किन फैक्टर की वजह से शिफ्ट आता है। हमने कहा यार ये तो हमें पता ही है, सारे के सारे नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से शिफ्ट आता है। डन। मिसाल के तौर पर इनकम ज्यादा होने से क्या होगी? डिमांड, तो डिमांड में शिफ्ट आएगा, क्योंकि आज डिमांड प्राइस की वजह से चेंज नहीं है। मेरी बात समझ आ गई? तो अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो क्या डायग्राम बनेगी बच्चों? ये मेरी ओरिजिनल डिमांड कर बन गई। अब मुझे क्या करना है? इसमें डिमांड इंक्रीज करना। लो जी, ये डिमांड इंक्रीज होगी। मेरी बात समझ आ रही है? ये नन्ही मुन्नी से डायग्राम नजर आ रही है बच्चों? अच्छा, आगे चलते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस। बच्चों टेस्ट एंड प्रेफरेंस जितना हाई होगा, जितना ज्यादा होगा, उतनी डिमांड ज्यादा होगी। तो इसका ग्राफ भी कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? ये ओरिजिनल डिमांड कर्व कैसे बनती है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड से। क्योंकि डिमांड इंक्रीज हुई तो डिमांड कर्व में राइट वर्ड शिफ्ट आ गया। एग्री करते हैं मेरी बात से? आगे चलते हैं। वेदर कंडीशन फेवरेबल हो, वेदर कंडीशन फेवरेबल हो। मिसाल के तौर पे जब सर्दियां हैं तो भाई चाय और कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वैसे मैंने देखा पाकिस्तान में गर्मियों में भी चाय की डिमांड बढ़ी रहती है। हाँ, गर्मियों में कॉफी की डिमांड गिर जाती है, लेकिन चाय माशाल्लाह सदाबहार पाकिस्तान में चलती रहती है,
ठीक है, सूरज बेशक करीब भी आ जाए तो लोग कहेंगे सूरज तो इतना करीब है, थोड़ी चाय गर्म कर दे, पर छोड़ेंगे फिर भी नहीं। हाँ, लेकिन साथ साथ हम जो अदर ड्रिंक्स हैं सर, वो भी इनका भी इनटेक बढ़ा देते हैं। लेमोनेड का इनटेक बढ़ा देते हैं, ओआरएस का इनटेक बढ़ा देते हैं, ठीक है, अदर जो हमारे पास ड्रिंक्स हैं उनका इनटेक बढ़ा देते हैं। और इसी तरह अगर समर सीजन है तो भाई सॉफ्ट ड्रिंक की डिमांड क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर डिमांड ज्यादा तो राइटवर्ड शिफ्ट, और अगर डिमांड कम तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगी। चेंज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज्यादा होने से डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी, और अगर पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड कम होगी। चेंज इन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट ज्यादा तो डिमांड, एडवर्टीजमेंट कम तो डिमांड। बताएं एडवर्टीजमेंट कम होने से, प्लीज सुनिएगा, एडवर्टीजमेंट कम होने से डिमांड कर्व में शिफ्ट कहां पर आएगा, बहुत अच्छे, लेफ्ट साइड पर आएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। एडवर्टीजमेंट कम, डिमांड कम, शिफ्ट लेफ्टवर्ड। कोई टेंशन बच्चों? और आगे दो हमारे शहजादे आगे, इनके बारे में तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, याद है, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका था। आज सारा ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपके सामने आ गया, पर हम तो पहले इसको कर चुके थे। इसलिए मैंने कहा था, मैंने सब कुछ आप लोगों के लिए लिख कर रखा हुआ है, सारी चीजें अवेलेबल हैं, बस आप लोगों ने तसल्ली से चीजों को बस समझना। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है? कंपैरेटिव गुड्स होती हैं विच सेटिस्फाई द सेम नीड एंड आर यूज इन प्लेस ऑफ अनदर गुड। और क्या कहा था? एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन गुड, अगर एक गुड ए है उसकी प्राइस ज्यादा हो जाए तो हमें पता है सब्स्टिट्यूट में दूसरे गुड की डिमांड क्या हो जाएगी, क्या कहता है? इंक्रीज इन डिमांड फॉर अदर गुड बी। डन। और एग्जांपल में टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट, पेट्रोल सीएनजी सब्स्टिट्यूट, और नहीं अच्छा, बटर क्या आगे लिखा नहीं है, आगे लिखे बटर एंड मार्जरीन, बटर एंड मार्जरीन। अच्छा बंदा वैसे ही। कभी ब्लू बैंड देखा है? ब्लू बैंड, वो कहते हैं ब्लू बैंड खाते जाएं और बड़े होते जाएं, है ना। वो जो ब्लू बैंड है ना सर, वो मक्खन ही नहीं है। हाँ, वो जो मक्खन नहीं, वो आपको मक्खन लगा के मक्खन ही नहीं बेचते आपको। क्या ख्याल है? सुबह ब्रेकफास्ट में आए और आप हमारा ब्लू बैंड खाएं तो आप फिर बड़े होंगे, अगर नहीं खाएंगे तो शायद आप बड़े नहीं हो पाएंगे। वो जो आपको मक्खन बेच रहे हैं असल में मक्खन है ही नहीं है। तो जो ब्लू बैंड है सर, वो मार्जरीन है। मार्जरीन कहते हैं सिंथेटिक आर्टिफिशियल नियर टू बटर, पर वो बटर नहीं होता। कभी ब्लू बैंड के ऊपर देखें, उन्होंने लिखा ही नहीं होगा बटर है, क्योंकि वो मक्खन ही नहीं है। मक्खन होगा तो बटर लिखेंगे। क्या ख्याल है? तो आज के बाद आपने ब्लू बैंड नहीं खाना। वैसे इसका टेस्ट बड़े मजे का वैसे। ठीक है, तो आपने जब भी बटर लेना है तो सर उसके ऊपर BUTTER लिखाना चाहिए। सर ये लिखाना चाहिए, अगर ये लिखा होगा तो वो मक्खन होगा। जिसके ऊपर BUTTER बटर नहीं लिखा सर, वो मक्खन नहीं है। उसको कहते हैं इंग्लिश में मार्जरीन। सिंथेटिक बटर होता है, आर्टिफिशियल बटर होता है। ठीक है जी। तो ये भी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। एंड कोक एंड पेप्सी दिस सब्स्टिट्यूट। और हमें पता था सब्स्टिट्यूट गुड में सर रिलेशन क्या होता है, और इसको कहते हैं XED। चैप्टर नंबर 3 में बताऊंगा क्या है XED। XE का मतलब होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस का मतलब क्या? प्राइस किसी और की, डिमांड किसी और की, ये क्रॉस चल रहा है। सही है। तो हमें पता है सब्स्टिट्यूट गुड में XED क्या होगा? पॉजिटिव होगा। डन बच्चों। और कंप्लीमेंट्री गुड भी पढ़ा चुका था। अगर आप चाहें तो इसको मैं ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, नहीं तो कंसेप्ट पक्का है, कंसेप्ट डन है। सब्स्टिट्यूट गुड में डिमांड ज्यादा होगी तो डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। कंप्लीमेंट्री गुड में प्राइस ज्यादा होने से डिमांड कम, क्योंकि कंप्लीमेंट्री गुड में रिलेशन क्या था? चेक करो कहां लिखा हुआ है, नेगेटिव। कंप्लीमेंट्री की XED क्या है? नेगेटिव है। तो अगर कंप्लीमेंट्री गुड है, प्राइस ज्यादा होने से डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। तो डिमांड का राइटवर्ड जाएगी या लेफ्टवर्ड जाएगी? लेफ्टवर्ड जाएगी। क्या ये बात ओके है? कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल पूछना चाहते हो? नहीं।
आगे चलें बच्चों। हाँ जी बच्चों, तस्वीर खींचनी है? हाँ जी, के नोट करना है? नोट करना है, अच्छा नोट कर लें। तस्वीर खींचना है तो खींच लें, कोई मसला नहीं है। बच्चों कुछ नोट करना है, कुछ सर्कल सुर्कल लगाने लोगों ने हो? नहीं, दिमाग में नोट कर लिया? कल का दिमाग फ्यूज हो गया, क्या करोगे? नहीं होगा, इंशाल्लाह नहीं होगा। बच्चों आगे चलें या थोड़ी देर स्टेशन पे रुकना है? आगे चलें, चलो आगे चलो। अच्छा, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आ गया सप्लाई का। अच्छा, इकोनॉमिक्स ना ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट बन के समझेंगे ना तो सर समझ नहीं आएगा। सही है, आपको वो करेक्टर बनना पड़ेगा, वो करेक्टर बनेंगे तो इकोनॉमिक्स समझना आसान हो जाएगा। जैसा कि अभी मैंने डिमांड वाला टॉपिक पढ़ाया, जब डिमांड वाला टॉपिक आप लोगों ने रिवाइज करने ना, आपने स्टूडेंट बन के रिवाइज नहीं करना सर, अपने कंज्यूमर बन के रिवाइज करना कि अगर मैं चीज़ें खरीदूं तो मुझे क्या करना चाहिए। अब जो जो सोचेंगे यार मुझे ये करना चाहिए, सारी इकोनॉमिक्स वैसे ही आपके सामने नजर आ रही होगी। तो डिमांड के टॉपिक पर आप लोगों ने कंज्यूमर बायर बन जाना है। और हेलो भाई, हाउ आर यू? फाइन, व्हाट्स योर नेम? दिलदार। दिलदार भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? हाँ, यजदान। यजदान भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? यजदान भाई मीठी नींद आती है सुना है मैंने बहुत, अब इतनी सरूर से सर। हाँ, आंखें आंखें जल रही तो आपने कहा थोड़ी सी मैं क्लोज कर लूं ताकि कम जलें। हाँ, आंखें मल रहा था। अच्छा अच्छा, ओहो, तो हम इसके ऊपर कर दें? अच्छा, अच्छा जी, अगर नींद आ जा करे बच्चों टेंशन नहीं लेने बच्चों, मुझे बता दो। ठीक है, तो हमारे पास सीट स्टैंड की भी ऑप्शन है। हमारे पास अगर ज्यादा नींद आ रही होगी तो हम 1 मिनट के लिए सीट स्टैंड कर लेंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है, फिर भी हमारा काम नहीं बना तो सर हमारे पास मुंह धोने की भी ऑप्शन है। सही है, हमने सारी ऑप्शंस रखी हुई हैं। नींद आ रही है किसी बच्चे को? हल्की सी ऊँग आ रही, ऊँग आ रही हो। अच्छा जी, थ्योरी ऑफ सप्लाई। बच्चों अब हमारा टॉपिक आ गया सप्लाई का। अब हमने क्या बन जाना? प्रोड्यूसर बन जाना है बच्चों। क्या बन जाना? प्रोड्यूसर बन जाना। प्रोड्यूसर बन के सोचना। अच्छा, जब आप दुकानदार बनेंगे तो अपने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना उस बेचारे के साथ क्या होगा। क्या दुकानदार ऐसा सोचता है? वो नहीं नहीं, अगर दुकानदार ऐसा सोचता है भाई ये चीज मैं 100 रुपए की बेचता हूं, अब ना मैंने 120 की बेचने का फैसला करना है, तो मैं ना 120 की बेच सकता हूं पर नहीं बेचूंगा, बेचारे कंज्यूमर का क्या बनेगा? और सोचते हैं ऐसा? नहीं, आप कहेंगे 120 क्या, मैं तो दाल लगाऊंगा 130 का बेचूंगा, 140 का 150 का बेचूंगा उसको। क्या ख्याल है? क्या दुकानदार चीज बेचते हुए कंज्यूमर के बारे में सोचता? बेचारा मासूम कंज्यूमर को 2 नंबर चीज बेच रहा हूं, जब ये घर जाएगा मेरी 2 नंबर चीज देखेगा कितना अफसोस होगा इसको, है ना? क्या वो सोचता है ऐसा? सर वो नहीं सोचता ऐसा। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर सप्लायर का कॉन्सेप्ट है तो आप लोगों ने बच्चों क्या करना है? प्रोड्यूसर बन के सोचना है और फिर कंज्यूमर की टेंशन नहीं लेनी। डन? अच्छा जी, ये ऑफ कर दो, पॉज करो जी बच्चों। अब हम सप्लाई का टॉपिक पढ़ने लगे। नाउ यू बिकम अ प्रोड्यूसर, सेलर। तो आपने चीजें बेचने वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अच्छा, मजे की बात ये, जो डिमांड की डेफिनेशन सप्लाई की भी वही डेफिनेशन है, इन दोनों की डेफिनेशन में कोई जरा बराबर चेंजिंग नहीं है। डिमांड में चीजें खरीदना चाहते हैं, सप्लाई में चीजें बेचना चाहते हैं, बस ये है। ठीक है, अच्छा तो सप्लाई की डेफिनेशन क्या होगी? अगर सप्लायर विलिंग है, चीजें बेचना चाहता है, एबल टू सेल, चीजें बेच सकता है, तो सप्लाई क्रिएट होगी। तो
सप्लाई। ये हमारे पास सप्लाई की डेफिनेशन। सप्लाई कब होगी? जब सप्लायर चीजें बेचना चाहता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मोबाइल है, स्टूडेंट ने कहा सर वो आपका मोबाइल मैं खरीदना चाहता हूं। मैंने कहा मैं बेचना ही नहीं चाहता। उन्होंने कहा सर मैं खरीदना चाहता हूं। मैं बेचना ही नहीं चाहता। तो सप्लाई क्रिएट नहीं, सप्लाई क्रिएट नहीं होगी। फिर एक वक्त आया मैं बेचना चाहता हूं, कहते सर अब मैं नहीं खरीदना चाहता, अब मैं खरीदना चाहता नहीं हूं। अगर मैं एबल टू सेल, मैं मोबाइल बेचने के लिए मार्केट में गया पर कोई कस्टमर ही नहीं मिल रहा। अगर कस्टमर नहीं मिलेगा क्या मोबाइल बेच पाऊंगा? नहीं। तो भाई सप्लाई तब क्रिएट होगी जब सप्लायर चीजें बेचना चाहता हो और आगे कस्टमर भी अवेलेबल हो तो सप्लाई क्रिएट होगी। मेरी बात समझ आ रही है? अब दो डिफरेंस सुन लें, सप्लाई में और स्टॉक में फर्क क्या है। सप्लाई और स्टॉक में फर्क क्या है? हर वो चीज सप्लाई कहलाएगी, हर वो चीज सप्लाई कहलाएगी जो आप मार्केट में बेचने के लिए लाओगे, वो सप्लाई होगी। मेरे पास समझ आ गई? मान ले मेरे पास 10,000 शर्ट्स हैं। कितनी शर्ट्स हैं? आपको यकीन ही नहीं आ रहा, मैं लिख के दिखाता हूं आपको। अब यकीन है मेरे पास कितनी शर्ट्स हैं? 10,000। इन 10,000 शर्ट में से 6,000 शर्ट मैं मार्केट में ले आया बेचने की नीयत से। तो सर ये 6,000 मेरी क्या कहलाएंगी? सप्लाई। ये 4,000 मैंने अपने वेयर हाउस में रख ली। कहां रख ली? ये 4,000 कहां पड़ी हैं? वेयर हाउस में पड़ी हैं या गोडाउन में पड़ी हैं। इनको अभी नहीं बेचना, इनको अभी नहीं बेचना। अगर इनको अभी नहीं बेचना हाँ तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा स्टॉक है, ये मेरा स्टॉक है। डन। तो सप्लाई वो हुआ जो मार्केट में बेचने के लिए लाएंगे और स्टॉक वो हुआ जिनको अभी नहीं बेचना, कल या परसों तरसों, एक महीने बाद, एक हफ्ते बाद, एक साल बाद बेचना हो। क्या सप्लाई और स्टॉक में कोई फर्क है? कोई फर्क है? हाँ फर्क है, फर्क है। समय लग गया? लग गया। एक मरतबा नजर मार लो, जरा रीडिंग कर लो, नजर मार लो एक मरतबा। जी वजह समझ आ गई? अच्छा जी। जिस तरह हमने पहले डिमांड पढ़ी थी और डिमांड के बाद हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ी थी, इस तरह हमने सप्लाई पढ़ लिया। अब सप्लाई के बाद लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ने लगे। जिस तरह लॉ ऑफ डिमांड सेम कॉपी है लॉ ऑफ सप्लाई लॉ ऑफ डिमांड की। सप्लाई वाले टॉपिक में हम क्या बन गए? प्रोड्यूसर बन गए। मुझे बताएं, अगर प्रोड्यूसर एक चीज 10 रुपए की बेच रहा था, अब उसको मौका मिल गया कि 10 वाली चीज 12 रुपए की बेच सकता है। अगर उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, बताएं वो चीजें ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा या कम बेचने की कोशिश करेगा? प्राइस ज्यादा होने से क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी। सेम विद द केस, जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाई कम कर देगा। जिस प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है, प्रोड्यूसर उस प्रोडक्ट की सप्लाई कम कर देता है और कोई ऐसी प्रोडक्ट को बेचना चाहता है जिससे ज्यादा पैसे उसके पास आए। मेरी बात समझ आई? तो प्राइस ज्यादा होने से क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी? ज्यादा। प्राइस कम होने से क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये डिमांड की तरह ही है ना, कोई टेंशन तो नहीं है इसमें। अच्छा, जिस तरह डिमांड में सीट्रस पैरिबस आया था, भाई इस तरह सप्लाई में भी सीट्रस पैरिबस। लॉ ऑफ सप्लाई भी कहेगा कि जब आप ये बात करेंगे तो आप लोगों ने कुछ फैक्टरों का क्या कर लेना है? कांस्टेंट कर लेना। वो जो फैक्टर होंगे वो लॉ ऑफ सप्लाई की क्या होंगी? अजम्पशंस होंगी। वो क्या होंगी? अजम्पशंस।
और अगर मैथमेटिकल फंक्शन देखें तो क्वांटिटी सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। पहले प्राइस ज़्यादा होगी, प्राइस के ज़्यादा होने से प्रोड्यूसर को लालच आएगी, ज़्यादा चीज़ें बेचनी चाहिए, वह ज़्यादा चीज़ें बेचने के लिए मार्केट में ले आएगा, और सप्लाई होती ही वो चीज़ें जो मार्केट में बेचने के लिए लेकर आएंगे। कोई टेंशन? और सीट्रस पैरिबस में किन किन को हमने कांस्टेंट करना है वो सुन लें। नंबर 1, ये सारे सीट्रस पैरिबस की वजह से, ये सारी अजम्पशन की वजह से सप्लाई बदल जाएगी। ये वो हजरात हैं जो सप्लाई को चेंज कर देंगे, लेकिन ये प्राइस फैक्टर नहीं है, नॉन प्राइस फैक्टर। और सीट्रस पैरिबस कहता है कि सप्लाई सिर्फ प्राइस के साथ चेंज होगी, और कोई फैक्टर जो सप्लाई को चेंज करने की कोशिश करेगा हम उसको क्या कर देंगे? कांस्टेंट कर देंगे। अब देखते हैं कौन कौन कांस्टेंट होता है। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ इनपुट। कॉस्ट ऑफ इनपुट, इस इनपुट को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। आपको पता है जब कोई भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं इनपुट चाहिए होता है, ऐसे इनपुट होता है, वो प्रोसेस होता है और वो प्रोडक्ट बन जाती है। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? चलें एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप लोगों ने बताना है कि मेरी इस कहानी में इनपुट क्या होगा, मेरी इस कहानी में इनपुट क्या होगा, और वो इनपुट आप लोगों ने मुझे रॉ मटेरियल की शक्ल में बताना है, मटेरियल की शक्ल में बताना है, मेन बताना, मेन हम बिरयानी बनाने लगे हैं बच्चों। क्या बनाने लगे हैं? बिरयानी बनाने लगे हैं। बताएं इसका इनपुट क्या होगा? मेन। हाँ, चावल इज द मेन इनपुट, और इसके अलावा सब चिकन, चावल और चिकन बस मेन इनपुट है, बाकी तो इंशाल्लाह मामला चल जाएंगे। मेन ये है। देखो जब भी हमने बिरयानी बनाना तो हमने दो चीज़ों का हिसाब किताब लाना, भाई चावल हैं चिकन है तो बनाते हैं। हम ये नहीं देखते मसाले हैं या नहीं, वो तो होते ही हैं, जनरल आइटम है। वो हमारा इनपुट होगा, उसको प्रोसेस करेंगे, आगे प्रोडक्ट बन जाएगी। इसी तरह इकोनॉमिक्स में सारी के सारी चीजें कौन बनाता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बनाता है। लैंड होगी चीजें बनेंगी, लेबर होगी चीजें बनेंगी, कैपिटल होगा चीजें बनेगी, एंटरप्रेन्योर होगा तो चीजें बनेंगी, कोई ना कोई तो बिजनेस का मालिक होगा ना, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इनपुट कहते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इनपुट का मतलब क्या हुआ? कह सकता हूं कॉस्ट ऑफ इनपुट का मतलब कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कह सकता हूं कॉस्ट ऑफ इनपुट का मतलब कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मीन लैंड कितने की मिल रही है, लेबर कितने की मिल रही है, कैपिटल क्या कॉस्ट कर रहा है। मुझे ये बताएं, अगर कॉस्ट ऑफ इनपुट ज्यादा हो जाए, सप्लाई ज्यादा होगी या कम होगी? जी, ये सारे बच्चों ने तो नहीं बोला। क्या सारे बच्चों ने पेपर पास नहीं करना? भाई सारे बच्चे बोलेंगे ना। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या कॉस्ट ऑफ इनपुट ज्यादा हो जाए, चीजें ज्यादा बनेंगी कम बनेगी? कम बनेगी, क्योंकि लैंड महंगी मिल रही है, लेबर महंगा मिल रहा है, कैपिटल ज्यादा महंगी मिल रही है। तो अगर कॉस्ट ऑफ इनपुट ज्यादा होगा, खर्चा ज्यादा लग रहा है, तो चीजें ज्यादा नहीं बना पाएंगे। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा तो सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम हो, चीज सस्ती बन रही है, तो भाई ज्यादा बनाएंगे फिर। अब चेक करें, ये जो सप्लाई चेंज हुई ये नॉन प्राइस फैक्टर से चेंज हुई, तो भाई अजम्पशन ने कहा हम तुम्हें क्या कर देंगे? कांस्टेंट। तो हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ इनपुट रिमेन सेम। जब कॉस्ट ऑफ इनपुट, कॉस्ट ने चेंज ही नहीं होना, तो बताएं सप्लाई का मुकाबला किसके साथ हो रहा होगा? प्राइस के साथ हो रहा होगा। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, दोबारा अगर 5 मिनट एक एक्सपेरिमेंट करता हूं, 5 मिनट में मैं थोड़ा सा एडवांस पढ़ाऊंगा, उस थोड़े से एडवांस पढ़ाने से मैं लॉ सप्लाई भी पढ़ा दूंगा, उसकी अजम्पशन भी करवा दूंगा, लिमिटेशन भी करवा दूंगा, मूवमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी करवा दूंगा 5 मिनट के अंदर अंदर ही, और शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट भी करवा दूंगा।
तैयार है? हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई नहीं, हम तरतीब से चल लेंगे। क्या खैर है, हमारा कौन सा स्टेशन छूटा जा रहा है, ठीक है, हमें कौन सी जल्दी है, कोई जल्दी नहीं है। तो 5 मिनट में इन सारों चीज़ों को मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ हैं? ठीक है, आए जरा। और अगर नहीं आएगा तो टेंशन वाली बात नहीं है, ये सिर्फ मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि मैं ये देख सकूं कि आप लोग कॉन्सेप्चुअली कितना मेरे साथ पहुंच सकते हैं। सही है, अब चेक करना सारे पहुंचेंगे। लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ लिया सर, ये लॉ ऑफ सप्लाई है, सीट्रस पेरिबस अजम्पशन है। और अजम्पशन वाले क्या कहते हैं, हर वो फैक्टर जो सप्लाई को बदलेगा उसको क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को सेम कर दूं तो क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ इनपुट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ इनपुट को कांस्टेंट कर दो तो क्या बन जाएगी, अजम्पशन। और अगर मैं ये कह दूं कॉस्ट ऑफ इनपुट इंक्रीजेस तो ये क्या बन जाएगी, लिमिटेशन बन जाएगी। डन, आगे चलते हैं। टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट तो ये क्या बन गई। और अगर ये कह दूं एडवांस टेक्नोलॉजी तो सर एडवांस टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा होगी उतनी सप्लाई ज्यादा होगी, ये लिमिटेशन बन गई। आगे तीसरा, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज, जितना इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा लगेगा, याद रखिएगा इनडायरेक्ट टैक्स ना, ये बात लिख लीजिए कहीं पे, डायरेक्ट टैक्स इनकम को हिट करता है, डायरेक्ट टैक्स उसको हिट करेगा इनकम को, और इनकम डिमांड का डिटर्मिनेंट है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स से डिमांड होगी जबकि इनडायरेक्ट टैक्स से सप्लाई चेंज होगी। दोबारा लिख देता हूं बल्कि, अच्छा, डायरेक्ट टैक्स डिमांड को चेंज करेगी, डायरेक्ट टैक्स डिमांड को चेंज करेगी, और इनडायरेक्ट टैक्स सप्लाई को चेंज करेगा। तो सीन ये है, डायरेक्ट टैक्स ज्यादा, इनकम कम तो डिमांड कम, पूरी चेन ये चलती है, शॉर्टकट ये चलता है, डायरेक्ट टैक्स ज्यादा डिमांड कम। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में जितना इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा होगा, जितना इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा होगा, हाँ, कॉस्ट ऑफ इनपुट, कॉस्ट ऑफ इनपुट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी कहते हैं सर, वो ज्यादा हो जाएगी, उसके ऊपर टैक्सेस लगना शुरू हो जाएंगे मटेरियल्स के ऊपर। तो जितना कॉस्ट ऑफ इनपुट ज्यादा हो जाए तो सप्लाई क्या होती है, कम हो जाए, ये फर्क। दोबारा बता दूं, इनडायरेक्ट टैक्स दोबारा बता दूं। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स क्या था ये सुन लिया, ये होते क्या, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के पूरा हमारा एक चैप्टर है मैक्रो में, टैक्सेशन, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का। हल्का फुल्का बता देता हूं, डायरेक्ट टैक्स इनकम के ऊपर लगता है, जिसकी इनकम ज्यादा होती रहेगी वो ज्यादा डायरेक्ट टैक्स पे करेगा। इस वक्त अकॉर्डिंग टू टैक्सेशन 2024 अगर आपकी सैलरी पर्सन की, अगर सैलरीड पर्सन की सैलरी 50,000 से ऊपर है पर मंथ, जो बंदा 50,000 से ऊपर कमा रहा है पर मंथ, वो क्या करेगा, 2.5% टैक्स देगा 50,000 से ऊपर वाली अमाउंट के ऊपर टैक्स देगा। हाँ, जिसकी सैलरी 50,000 पर मंथ से कम है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। 1 लाख से ऊपर सैलरी जिसकी निकल गई उसका टैक्स बढ़ जाएगा। इस तरह जितनी इनकम बढ़ती जाएगी उतना टैक्स बढ़ता रहेगा। तो भाई जो डायरेक्ट टैक्स होता है आपकी इनकम को, मान ले एक बंदा जो है वो 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, अब एग्जांपल दे रहा हूं, गवर्नमेंट ने क्या किया, 2,000 रुपए टैक्स काट लिया, अब उसकी इनकम कितनी रह गई, 98,000 की, 98,000 की। तो कह सकता हूं डायरेक्ट टैक्स ने इनकम 2,000 से कम कर दी, तो 2,000 से उसकी डिमांड भी कम हो गई। और अगर टैक्स ना लगता तो 1 लाख रुपए होते तो 1 लाख की डिमांड होती, टैक्स की वजह से अब डिमांड वो सिर्फ 98,000 की कर पाएगा।
इनडायरेक्ट टैक्स सेल टैक्स होता है, क्या होता है? सेल टैक्स होता है। तो जितना इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा, सेल टैक्स ज्यादा, उतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट महंगी हो जाती है। अल्टीमेटली जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट महंगी होती है तो क्या करते हैं, रिटेलर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देते हैं। जब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देते हैं तो बच्चों सप्लाई कम होना शुरू रहती है, क्योंकि उनके लिए प्रोडक्ट बनाना महंगा पड़ता है। और दूसरी रीजन ये, जब इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा लगता है, जब इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा लगता है, भाई कंज्यूमर डिमांड भी तो कम कर देते हैं। जब कंज्यूमर चीजें ही कम खरीदेंगे, भाई प्रोड्यूसर बनाएंगे भी कम, फिर क्या ख्याल है, क्योंकि आगे खरीदने वाले भी कम है। ठीक है जी। तो इनडायरेक्ट टैक्स से बच्चों सप्लाई क्या होगी, कम होगी। अच्छा जी, सब्सिडीज क्या? अच्छा, ये इनडायरेक्ट टैक्स का पता चल गया। सब्सिडी क्या? हाँ जी, इनडायरेक्ट टैक्स को अभी के लिए अब जीएसटी कह सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स एक ब्रॉडर टर्म है। उस इनडायरेक्ट टैक्स में सेल टैक्स एक कैटेगरी है, बाकी 4 5 6 और इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स एक ब्रॉडर कैटेगरी, उसकी छत के नीचे एक टैक्स है जिसका नाम सेल टैक्स। तो सेल टैक्स जो है, जिसको जीएसटी कहते हैं, जनरल सेल टैक्स, वो इनडायरेक्ट टैक्स की ब्रांच है। डन। अच्छा जी, सब्सिडी क्या होती है? जिस तरह गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, इस तरह गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी भी देती है फार्मर को, इंडस्ट्रियलिस्ट को। क्यों? ताकि वो ज्यादा मेहनत करें, अच्छी प्रोडक्शन करें, मुल्क में पैदावार ज्यादा हो, लोगों को भी चीज सस्ती मिलेगी, सरप्लस बच जाएगा, बाहर के मुल्क एक्सपोर्ट कर देंगे। गवर्नमेंट ने क्या कहा, फार्मर तुमने इस बार खूब मेहनत करनी है, ज्यादा फसल होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा फसल होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, तो लोगों को सस्ता रेट मिलेगा, सस्ती चीजें मिलेंगी, और जो अच्छी प्रोडक्ट होंगी वो हम बाहर के मुल्क एक्सपोर्ट कर देंगे। हमारा ज़र मुबादला, हमारा जो रेवेन्यू है, रिजर्व जो है, वो भी बढ़ना शुरू हो जाए। तो फार्मर कहेगा भाई हम क्यों इतनी मेहनत करें, गवर्नमेंट कहेगा हम आपको सपोर्ट करते हैं। आप जो बिजली इस्तेमाल करते हो, जो उसका बिजली का रेट होगा, हम 10 रुपये कमी करते हैं। आपको ट्रैक्टर चाहिए, हम आपको बगैर सूद के इजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर ट्रैक्टर खरीद के देंगे। आपको एडवांस मशीनरी चाहिए, हम खुद इंपोर्ट करेंगे, खुद कस्टम पे करेंगे, आपको इजी इंस्टॉलमेंट में मशीनें देंगे। फर्टिलाइजर चाहिए, सस्ता फर्टिलाइजर देंगे, खाद चाहिए, सस्ती खाद देंगे। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ऐसा करे, इसका मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, यानी कि प्रोडक्शन में, कॉस्ट में कमी करने के लिए प्रोड्यूसर को हेल्प मिलती है गवर्नमेंट की इस पॉलिसी की वजह से। अच्छा, गवर्नमेंट इसमें पैसे भी दे सकती है, गवर्नमेंट इसमें पैसे भी दे सकती है, या ये भी दे सकती है कि आप जो प्रोडक्ट मार्केट में 100 रुपए की बेचोगे, हम आपसे 110 की खरीद लेंगे, ये भी फायदा है उसका। तो चीजें सस्ती दामों में प्रोवाइड करेंगे ताकि प्रोड्यूसर के लिए काम करना आसान हो जाए। डन। अच्छा, बाकी जल्दी पढ़ते हैं, फिर बस क्लोज करते हैं इसको। जी, मैंने देख लिया था टाइम। अच्छा, मेरे बच्चे माशाल्लाह शरारती हैं। 4th वाला, इन्वायरमेंटल कंडीशन रिमेन। चलें ठीक है, बस ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ये 3 आप लोगों ने क्या करने हैं, अजम्पशंस मैंने पढ़ा दी बच्चों, बाकी आप लोगों ने खुद पढ़नी है, सिवाय इसके। पॉइंट नंबर 7 ये मेरे लिए छोड़ दीजिएगा, बाकी सारा खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, कोई सवाल है किसी का? ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।